बेटा आज ना अपन लोग स्टार्ट करने वाले बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बहुत आराम से देखना, बहुत सिंपल चैप्टर है और इसको ना मैं लिटरली बताता हूँ, आपके फ्री के नंबर लपेटने वाली बात है। बिल्कुल फ्री के नंबर है इसमें, क्योंकि चैप्टर इतने ज्यादा सिंपल है, इतने लेस टाइम कंज्यूमिंग है कि आप बहुत कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोर कर दोगे। 40 नंबर का एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड, वही सेम 40 नंबर का आता है। अब इस 40 नंबर के एग्जाम्स में आप सीए वालों का ना हर एक चैप्टर का जो वेटेज है यहाँ पे वो बिल्कुल इक्वल है। 6 चैप्टर है, 40 नंबर है, मतलब आप लेके चलो ऑन एन एवरेज 6 से 7 नंबर हर चैप्टर है। कोई ऐसा नहीं है ज्यादा आएगा या कम आएगा, 6-7 क्वेश्चन हर चैप्टर से फिक्स है। सीए में वालों को इसकी वेटेज कितनी है? 10%, 20%। बिजनेस एनवायरमेंट की, मनी इन बैंकिंग है तो 20-30 है ना। हाँ, तो आप देख लेना 10 या 20% होगी, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, मोटा मोटा लेके चलो 10-15 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, और मजा आ जाएगा क्योंकि आप इसमें एफर्ट कुछ है नहीं और नंबर आप बटलोगे लोगे ज्यादा। अब करना कैसे इस चैप्टर को? तो पर्टिकुलरली देखो 6 चैप्टर्स है इसमें। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बिजनेस एनवायरनमेंट जो आज हम करने वाले हैं, थर्ड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। जो येलो से मार्क है ना, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर्स सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को खुद से पढ़ने हैं। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत क्लियर टर्म्स में बोल रहा हूँ, ना कभी पढ़ाता हूँ ना कभी पढ़ाऊंगा। आप देख लीजिएगा क्या है चैप्टर में, आपको समझ आ जाएगा बेटा। चैप्टर नंबर 3 में अब आपको लगे कि पढ़ाना है तो बता देना बेटा, पहले मैं खुद जहर खा लूंगा फिर आपको खिला दूंगा। चैप्टर नंबर 3 में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझाना, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद बेटा, मुझे खुद नहीं आते लॉजिक देने। अब रिलायंस का मालिक अंबानी क्यों है, ना ये मैं आपको समझा सकता हूँ ना ये आप कभी समझ पाओगे। अंबानी है तो अंबानी है, बात खत्म। बस इस चैप्टर नंबर 3 में आपको 100 के अराउंड कंपनीज दी है, कंपनीज के लोगोज, कंपनीज के जो टैगलाइंस होते हैं एंड कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीओ, इनके नाम दिए गए। सीएफओ, सीओ, ऑपरेशनल ऑफिसर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे 3-4 बड़े बड़े मैनेजमेंट्स के नाम दिए होंगे, आपको याद रखने हैं। ह्यूमनली थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तभी मुझे ये चैप्टर पर्टिकुलरली बच्चों को थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ लास्ट में पढ़ना, टाइम बचे तो, क्योंकि तुम्हें पता है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप बच्चा अपने अकॉर्डिंग देखेगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से इकोनॉमिक्स ही खत्म नहीं हो पा रही और ये 4 चैप्टर नहीं हो पा रहे, तो आप इस पे टाइम लगा के अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि एफर्ट बहुत ज्यादा लेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहां पे जाके वो याद रहे या ना रहे। क्योंकि भाई 100 कंपनीज है, एक एक बंदे का नाम है, 100 नाम याद रखना है आपको, तो नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो वो आपने को नहीं देखना। चैप्टर नंबर 6, आप चैप्टर खोलना, इसमें आपको 100 डेफिनेशन दी है। असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, चेक क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, टर्म लोन क्या होता है, ऐसे करके 100 डेफिनेशन दी है। फर्म क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, 100 डेफिनेशन दी है। आप आराम से रीड करिएगा, अगर आपको किसी डेफिनेशन में दिक्कत आए मुझसे पूछ लीजिएगा। बेसिक की टर्म्स है जो बिजनेस में यूज है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। तो आप 100-120 करीब डेफिनेशन होगी, आप आराम से रीड करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है ना, 3rd और 6th चैप्टर में नहीं कराता, बचे हुए 4 चैप्टर आपको सारे के सारे ऑन पॉइंट एक एक चीज मिलेंगे। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बस ये अकेला चैप्टर ऐसा बेटा जिसको मैं हैंड रिटन नोट से करवाता हूँ। वैसे मैं से सेकंड अगले एक के बाद करवाता हूँ, लेकिन अभी पर्टिकुलरली क्योंकि सीएमए वालों को भी उनकी क्लास नहीं हुई थी, काफी टाइम हो गया था, इनका लास्ट टॉपिक ये बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर है ना का, तो इनको ही करवाना, तो मैंने कहा पहले इसी से स्टार्ट करके निपटा देते फटाफट, 1-2 क्लास में निपट जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। फिर हम बाकी आपकी बुक से करेंगे, मैंने बता दिया क्लियर इंस्ट्रक्शन। बस ये चैप्टर आपका जाएगा ऐसे, बाकी आप प्लीज बुक्स और नोट्स की कॉपी लेकर आइएगा। इस चैप्टर में तो सिर्फ नोटबुक का काम है, बुक का है नहीं। बाकी चैप्टर में बुक्स, स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर सब लेकर आइएगा जो जो बताया था। अब आप जो है पहले तो हेडिंग डाल लो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का, चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आप इंडेक्स वाला पेज फ्री रखिएगा, है ना, अगर आपको इंडेक्स लिखना हो ये वाला बाद में, या बुक में तो अवेलेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट, सीएमए वाले अपने अकॉर्डिंग देख लेना बेटा। ठीक है, सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम है, आराम से पूरे नोट्स करवाऊंगा,
पर नोट्स करवाने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसी दिन 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, 50 के 50 क्वेश्चन बता देना, क्योंकि सेंस आएगा आपको कैसे क्वेश्चन ला रहे कैसे आंसर करना है, ठीक है ना। अब देखो भाई समझते हैं क्या, बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है और इसमें ना कोई ऐसे टेक्निकलिटी इतनी ज्यादा है नहीं, बेसिक्स है। स्टार्ट करते हैं समझो आराम से, थोड़ा पहले बैकग्राउंड देता हूं मैं आपको। बेटा मैं जो है आपके साथ आज चैप्टर नंबर 2 कर रहा हूं बीसीके का, ठीक है। सीएमए वाले की बुक में जो भी होगा चैप्टर देख लेना। चैप्टर का नाम है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। टंकी भर गए बेटा। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब समझना, नोट मत करिएगा, पहले समझने पे ध्यान दीजिएगा। बेटा तुम्हें पता है ये क्या है बेटा, सिमरन बताएगी। सिमरन ये क्या है बेटा, सर्कल नहीं है बेटा, ओवल भी नहीं है बेटा, अर्थ भी नहीं है बेटा, शट अप। बेटा ये है आपका बिजनेस, या फिर और करके हम इसे बोलेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म। बिजनेस बोल लो या फिर क्या बोल लो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, कुछ भी बोल लो। होता क्या है कि आपके अंदर बिजनेस में आप कैसे वर्क कर रहे हो, इस फैक्टर पे आपका बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है, पूरा डिपेंडेंट कंप्लीटली। भाई अगर एक बात बताओ, मेरे बिजनेस के अंदर अच्छे इंप्लॉइज होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, सब कुछ सही चलेगा, तो बिजनेस ग्रो करेगा। इंप्लॉय जैसे यहाँ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे फैकल्टी सही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, आपकी क्लास ब्लंडर हो रही है बार बार, कभी रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, कभी टाइमिंग स्लॉट नहीं बच पा रहे, ओवरलैप कर लिए क्लासेस, अगर प्रॉपर इंप्लॉयमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर कुछ नहीं है इंटरनली, तो क्या बिजनेस ग्रो कर पाएगा कभी, सवाल ही नहीं सर। लेकिन ये चैप्टर क्या कहता है, ये चैप्टर कहता है कि बिजनेस की इंटरनल चीजें तो है, लेकिन बिजनेस के सराउंडिंग जो फैक्टर्स है, आपने इन्वायरमेंट वर्ड तो पढ़ा है ना बचपन में, आपके 12th क्लास में इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। इन्वायरमेंट क्या होता है, अगर वो वाला इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट होता है आपके आउट सराउंडिंग में जो भी है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे लिए इन्वायरमेंट क्या है बेटा, सराउंडिंग की एयर, आप अभी मेरे लिए इन्वायरमेंट का पार्ट हो। अभी मैं वैसे इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहा। इन्वायरमेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है आपके आसपास की चीजें, ये टेबल है, ये चेयर है, ये बोर्ड है, दीज ऑल आर माय सराउंडिंग्स, तो ये मेरा इन्वायरमेंट है। अब ये चैप्टर क्या कहता है, ये कहता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बंद करने के लिए आपके इंटरनल फैक्टर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस के सराउंडिंग में है और वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सर मतलब समझ तो बेस्ट एग्जांपल देता हूं, और इस चीज को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बहुत मजे की बात लग रही है बेटा, यही चैप्टर सेम टू सेम इंटर ग्रुप 2 में एक बुक है, एक सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एसएम, वहां पे आप पढ़ोगे एज इट इज पढ़ रहा हूं। अभी थोड़े साल पहले मैंने पढ़ा था, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, आप 2-3 साल बाद आप पढ़ोगे इंटर ग्रुप 2 में जब जाओगे, तो टेक्निकली क्या होगा, आपका जो है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें सराउंडिंग से क्या लेना देना है, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा आपने कंपनी का नाम सुना होगा नोकिया, सुना बेटा, नोकिया ना 2002 में मार्केट लीडर हुआ करता था मोबाइल फोन के केस में, मार्केट लीडर जिसे बोलते हैं ना, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, एंड्रॉइड तो चलता ही था, सैमसंग एप्पल कुछ भी नहीं थे, ये बच्चे थे उसके सामने। मार्केट कैपिटल था बेटा 7 लाख या शायद 7 लाख 750 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल था उसका, 750 लाख करोड़ का, मतलब आप समझो कितना ह्यूज मार्केट कैपिटल कैप्चर करके बैठा था, 7-8 लाख करोड़ ऐसे समथिंग वैल्यू थी। अब ये वैल्यूएशन में ना नोकिया आ गया हवाबाजी में कि भैया मैं तो मार्केट लीडर हूं, जो बनाऊंगा वो बिकेगा, जो बनाऊंगा वो बिकेगा। उसी दौरान ना बेटा सारे एंड्रॉइड यूजर्स जो सारे अदर फोन यूजर्स जो है ना, वो एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना चाहिए। एंड्रॉइड आया नया नया, गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉइड, सारे जो सैमसंग है, पहले बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी चलते थे, वो सारे एंड्रॉइड में शिफ्ट हुए। एंड्रॉइड का आना बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज था, भाई सराउंडिंग में चेंज आ गया ना, लोग अब एंड्रॉइड में शिफ्ट हो रहे हैं। नोकिया इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाया। नोकिया ने कहा भाई हम तो मार्केट लीडर है, हम तो जो बनाएंगे वो चलेगा, हम नहीं ले रहे एंड्रॉइड। और बेटा उसके बाद
आज आपको नोकिया का कुछ भी पता भी नहीं होगा, नोकिया का, ठीक है। नोकिया की वैल्यूएशन बहुत तगड़ी फॉल हुई और अब नोकिया को एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने परचेज टेक ओवर कर लिया। नोकिया अभी एग्जिस्टेंस में है लेकिन वो इतना ऑपरेशनल नहीं है और वो किसी अदर कंपनी को टेक ओवर हो चुका है और बहुत ही कम, मतलब 7 लाख करोड़ की वैल्यूएशन उस टाइम पे थी और आई गेस 3-4 हजार करोड़ में बिका था। 7 लाख करोड़ से 5-7 साल के अंदर वो 3-4 हजार करोड़ की वैल्यूएशन में बिका है क्योंकि कंपनी ने इन्वायरमेंट को स्टडी करके चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करा। समझ आओ। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ाएंगे भाई, देखो इंटरनल तो चीजें है ही, लेकिन आपके बिजनेस के सराउंडिंग में जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अरे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा तभी आप ग्रो कर पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ, आपने सुना नहीं होगा, एक कंपनी है फूजी फिल्म, सुना फूजी फिल्म? आपने सुना होगा, बहुत पुरानी कंपनी है फूजी फिल्म। जो कंपनी है उस सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। फूजी फिल्म कंपनी थी जो कैमरा, कैनन है ना, कैनन, निकॉन, ऐसी कंपनी आती है फूजी फिल्म जो डीएसएलआर, जो शादी रिकॉर्डिंग वाले कैमरा, प्रोफेशनल कैमराज बनाती थी। जैसे ही स्मार्टफोन्स का चलन चला, फूजी फिल्म ने देख लिया भैया लोग आ रहे स्मार्टफोन पे, एप्पल डाल रहे कैमरा ऐसे ऐसे जो भैया इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट और इतने ज्यादा क्लियर है कि ये बिजनेस कुछ सालों में बंद हो जाएगा। उसने पहले से इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया। फूजी फिल्म होता ना, अगर हम यहीं स्टक हो गए ना, सिर्फ कैमरा ही बनाएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। मनीष भाई क्या कर रहे हैं बेटा, फोकस। फूजी फिल्म को बता था अगर हम यहीं स्टक होगा ना भाई, बिजनेस अटक जाएगा अपना। फूजी फिल्म ने एनवायरमेंट को स्टडी करके अडेप्ट करा और बेटा उसने ना उसी टाइम जब ये चला था स्मार्टफोन नया नया, उसी टाइम ना वो शिफ्ट हो गया था फार्मास्यूटिकल्स पे। अब वो ना मेडिकल इक्विपमेंट बनाता है। मेडिकल में भी तो लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे जैसे वो हो गया आईज वाइज में तो प्रॉपर होती है, बाकी माइक्रोस्कोप्स वगैरह, तो मेडिकल लाइन में चला गया वो। आज वो सर्वाइव कर रहा है। उसी के साथ एक और कंपनी, नाम याद नहीं मुझे, वो बंद हो गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में क्या करो बेटा। नहीं नहीं, निकॉन नहीं, निकॉन कोई और ही थी, वो नाम याद नहीं मुझे, कोई पुरानी थी। बट आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनवायरमेंट को समझो और उसके हिसाब से चेंजेस को अडेप्ट करो, ठीक है। तो यही आपकी डार्विन की थ्योरी ने भी बोला है। डार्विन की थ्योरी ने बोला भाई कि जो सबसे स्ट्रांग है वो सब जंगल का राजा नहीं है, जंगल का राजा है जो चेंजेस को अडॉप्ट करता है। यह डार्विन की थ्योरी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि भाई ये वाली थ्योरी किसने दी थी, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, क्लियर। तो इट इज नॉट अबाउट आप कितने स्ट्रांग हो, नोकिया भी स्ट्रांग था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप चेंजेस को कैसे अडेप्ट कर रहे हो, क्या आप एनवायरमेंट को टाइमली एनालाइज करके सही डिसीजन मेकिंग ले पाते हो। ये डिपेंड करता है कि आप ग्रो करोगे या फॉल करोगे, क्लियर एकदम। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये मेरा बिजनेस एनवायरमेंट है और इस, सॉरी, ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस के आसपास की जो चीजें हैं ये क्या है बेटा मेरा, दिस इज माय बिजनेस एनवायरमेंट। ये बिजनेस के जितना भी सराउंडिंग वाली चीजें हैं ये मेरा बिजनेस एनवायरमेंट है। ये सारा पार्ट जो बिजनेस के बाहर है। अब टेक्निकली क्या है, ये है तो एक्सटर्नल फोर्सेस, लेकिन क्या इनका इंपैक्ट नहीं होता बिजनेस में? होता है सर, बहुत तगड़े लेवल पे होता है। आपकी एंटिटी की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है कि आप कितना एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हो। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने टाइप्स का होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने कंपोनेंट होते हैं, सब। और जहां जहां से क्वेश्चन बोल दूंगा वहां वहां से क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाना ढंग से, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। आप बुक खोलोगे 30 पेज का चैप्टर है, एक एक टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन बुक में क्या हर टॉपिक को बकवास ज्यादा करी हुई है। अपने को थ्योरी नहीं आनी लिखने को, अपने जैसे बिजनेस साइकिल है, अब बिजनेस साइकिल मैंने आपको बढ़ाया, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स आए थे, इंडिकेटर्स आए थे, मैंने कराए, मैंने आपको बहुत भर भर के लिखवाया था उसमें। अब बुक में जाओगे भर भर के लिखा हुआ है, लेकिन भाई मैटर ही नहीं है ना। अपने पास पढ़ने की कमी थोड़ी, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना, पढ़ रीड डालो भाई, पूरा चैप्टर पढ़ डालो। पॉइंट है स्मार्ट स्टडी। आपको जितने पॉइंट बता रहा हूं, जहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई वो बता रहा हूं, पॉइंट से बनेंगे क्वेश्चन, लिखने आपको आना नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। पॉइंट्स देखो अच्छे से, डिटेल स्टडी करो, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एनालाइज मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है ना। लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बस, इसमें तो बीसी में तो पंगा ही नहीं, क्योंकि इको में होता था आपको लैंग्वेज समझना टास्क है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज समझनी नहीं है भाई। यहाँ पे इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, खत्म। जैसे बिजनेस साइकिल में क्वेश्चन आते थे, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है, इनमें से कौन सा माइक्रो इंडिकेटर नहीं है, इनमें से कौन सा मैक्रो इंडिकेटर है, इसमें से कौन सा पेस्कल एनालिसिस में नहीं आता, खत्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी बोल रहा 6-7 नंबर फ्री के हैं, बहुत कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा आपको बीसीके के 4 चैप्टर में।
4 चैप्टर का मतलब है आपके कम से कम 6 या 7 नंबर भी लेके चलो तो 24 से 30 नंबर के बीच में आपका आराम से आ जाएंगे, सिर्फ अगर आप 4 चैप्टर में कम एफर्ट डालोगे तो। सी वालों को बताओ, तुम्हारे में 10-15 नंबर हो गए ऑन एन एवरेज, वो देख लेना भाई को। क्लियर है बेटा? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन नहीं करवाना, पहले भैया चार्ल्स डार्विन की थ्योरी लिख लो आप, क्योंकि 1 मार्क में ना क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडिपेंडेंट पॉइंट बनाना, एक भैया थे हमारे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इन भैया ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था डार्विन थ्योरी में, और इन्होंने बताया था भैया स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो नहीं होता सबसे बढ़िया वो होता है जो अडॉप्ट करता है चेंजेस को, जो अडॉप्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस को, वही सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है ना? तो बेस्ट एग्जांपल मैंने नोकिया दे दिया और फूजी फिल्म दे दिया। नोकिया जहां बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके अडॉप्ट नहीं कर पाया, बंद हो गया। आज देख लो हालत। फूजी फिल्म जिसने टाइमली एनवायरनमेंट को स्टडी करा और अपने अंदर अडॉप्ट करे चेंजेस, वो आज बेटा अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। अब वो कैमरा आपने सुना भी नहीं होगा भाई, फूजी फिल्म का कैमरा, अब वो अपनी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल लाइन में चला गया। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। चलो, तो चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला, आपको सीधा स्टेटमेंट दे देगा, सीधा स्टेटमेंट कहेगा किसने बोला। इट इज नॉट दी इट इज नॉट दी बेटा बना लोगे तो अच्छा है, मैं तो मजा आ रहा है बनाने में, तो बना लो। इट इज नॉट दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज कॉमा दैट सर्वाइव, वी मिस हो गया यार गलती से, कॉमा नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, कह रहा भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो नहीं है, सर्वाइवल वो नहीं करेगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है या जो सबसे इंटेलिजेंट है। सर्वाइवल वो करेगा जो क्या करेगा, चेंज पे रिस्पॉन्स करेगा, चेंज को अडॉप्ट करेगा प्रॉपर्ली। आ जाओ बेटा, हेडिंग डालो इसी के साथ, आप एक बार कर लो। हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सराउंडिंग्स है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल तो कोविड-19 का आना, अब कोविड-19 का आना बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज था। अब ये चेंज कुछ बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा, मास्क, सैनिटाइजर, मेडिकल, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और कुछ बिजनेस जैसे ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर के लिए क्या क्रिएट करा, थ्रेट्स। अच्छा, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे पहले से उनके लिए अपॉर्चुनिटी, क्या भाई बूस्ट हो गए। समझो मेरी बात? तो यहाँ पे एनवायरनमेंट में चेंज आना ना, कुछ बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी करेगा, कुछ थ्रेट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि उन थ्रेट्स को रिड्यूस करके कैसे अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया जाए। फिर स्मार्टफोन का आना इज थ्रेट फॉर फूडसिफिल, लेकिन उसने अपने बिजनेस में चेंजेस करके उसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया। कह रहा भाई देखो हमारे पास लेंसेज की तो बहुत अच्छी नॉलेज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी है, उस टाइम पे जो लेंसेज का या जो फार्मास्यूटिकल मेडिकल लाइन में जो अपॉर्चुनिटी वो थी, तो लेट्स टाइम पे शिफ्ट मार दिया, अब वो मार्केट लीडर है वहां। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेटा डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, पहला पॉइंट लिखना, it includes all the external forces, comma, factors or conditions. It includes all the external forces, factors or conditions that have some impact, on business, comma, decisions, comma,
strategies and action taken by the firm, and action taken by the firm। ठीक है सर, तो ये क्या है, इसमें सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आएगी भूमिका जी, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस या फैक्टर्स या कंडीशन जो बिजनेस को इंपैक्ट करे, बिजनेस के डिसीजन को इंपैक्ट करे, या स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस को वो करे इंपैक्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा, they are outside factors that can lead to opportunities, comma threats and many other factors। बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा, और याद करने के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, तो आपको ना कोई दिक्कत भी नहीं आएगी याद करने में, बहुत सिंपल होगा। अब इसी डेफिनेशन में बेटा दो और बंदे, इसी में थर्ड पॉइंट लिखना, डेफिनेशन ही है ये भी, लेकिन ये किसी और बंदे ने दी थी। अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉश, अकॉर्डिंग टू ग्लूक एंड जॉश, ये दो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी बिजनेस एनवायरनमेंट की अपनी डेफिनेशन दी है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं द इन्वायरमेंट includes factors outside the firm which can lead to opportunities for, comma, or threat to the firm। बेटा पॉइंट इतना सा है, ग्लूक और जॉश ने एनवायरनमेंट को ना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के पर्सपेक्टिव में बताया। ये कह रहा है ये वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ना या तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर क्या क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेट। तो जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी थ्रेट पे वेटेज दिख गया, वो डेफिनेशन इसकी है, बाकी ये वाली नॉर्मल थी भाई। ठीक है, थ्रेट टू द फर्म, इन्होंने बोला ऑल्दो there are many factors, comma, the most important are, इनके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे बेटा, इंपॉर्टेंट आर, अभी नहीं हमें आगे पढ़ने हैं, तो आप इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आएंगे आगे, पेस्टल एनालिसिस है। सोशो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। सोशियो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। ये आगे पढ़ेंगे, आपको याद नहीं रखना, आगे आ जाएंगे, आप हो जाएंगे आप। ठीक है अंशु भाई, ये सारे क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी में चेंज आना, कुछ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, कुछ के लिए थ्रेट। गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है भाई, उसने बोला हिमाचल प्रदेश में पेड़ काटना बंद, तो भाई जो पेड़ काटने से रिलेटेड या जो इससे चल रहे थे बिजनेसेस, या प्लास्टिक बनाना बंद, तो प्लास्टिक बनाने से जो पेपर बैग बनाते हैं या एनवायरमेंट जो डीकम्पोज वाले कंपोनेंट वाले एलिमेंट बनाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए थ्रेट है। तो कह रहा है भाई ये सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस के एनवायरमेंट में चेंज आता है, और उनसे या तो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, थ्रेट। ये बताया उन्होंने। आ जाओ जी नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा। मीनिंग क्लियर है ना, सही जा रहे हैं एकदम आराम से, स्टेप बाय स्टेप चलना है, पूरा ऐसे मामला डन करना है कि बुक से देखने की जरूरत ना पड़े, इसको रट्टे लगाने ढंग से बढ़िया एकदम याद करना है। रट्टे इन द सेंस ये सारी टर्म्स याद करनी, कीवर्ड्स, ठीक है ना, और उसके बाद आप बुक से अपनी संतुष्टि के लिए रीड करना है, कर लेना वाला, वो आपके ऊपर है, वो मैं कोई वो नहीं डाला कि करना ही है, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्या बेटा, अच्छा सॉरी बेटा, मीटिंग रिजॉइन करिए प्लीज।
बीएसटी में, हाँ वही 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 है वही। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, ये 12th में आपने बीएसटी में पढ़ा, 11 12 वही है सब। एक्सटेंडेड वर्जन भी नहीं है उसका, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी जितना वो था शॉर्ट उतना ही है। चलो नेक्स्ट हेडिंग आना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज किशन नहीं आया ना, क्यों? जुकाम? जुकाम को भी तबीयत खराब में कंसिडर करते हो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा इसमें ना आप चीट कोड याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बेटा आपको अभी नोट मत करना, आपको पता है एफएमसीजी क्या होता है? एफएमसीजी पता है ना, अभी नोट मत करना। एफएमसीजी ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीएनजी कंपनी है ना, आईटीसी, ये क्या बनाते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बोला ना, शैम्पू बनाता है, क्लिनिक प्लस उसका है, डव उसका है ना। जितने भी जो फास्ट मूव मतलब कंज्यूमर लेता है और नेचर में नॉन ड्यूरेबल होता है, क्या होता है? जैसे आप बेटा आईटीसी का आशीर्वाद आटा लाते हो, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, लाओगे कंज्यूम करोगे खत्म, अगले महीने दोबारा लोगे। फास्ट मूविंग है ना, जैसे लैपटॉप है वो फास्ट मूविंग थोड़ी, एक बार ले लिया लेनोवो से, अब चलेगा 2 साल 5 साल। क्लियर? तो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है ना, तो इसी से शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने। आप इसे कैसे याद होगे? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एफ एम सी डी, एफ एम सी जी का लास्ट क्या कर देना? डी, एफ एम सी डी। अब ये एफ एम सी डी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा पहला पॉइंट लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। किसने बोला तुम्हें? अबे हाथ हो रहा है, मुझे भी लग रही है। एफ एम सी डी आना बेटा, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट फार रीचिंग इम्पैक्ट। पॉइंट नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का याद रखना है, बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या है? एफ एम सी डी। एफ एम सी डी में एफ क्या है? फार रीचिंग इम्पैक्ट। अरे भैया बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो क्या वो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट अप्रोच होगी और बहुत लंबे टाइम तक जाएगा? फार रीचिंग मतलब अगर एनवायरनमेंट में चेंज आना ना, तो भाई ऐसा नहीं है शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, उसके इम्पैक्ट फार रीचिंग होंगे, बहुत लंबे टाइम तक और दूर दूर तक जाएंगे। भाई अगर कोविड आ रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो उसका शॉर्ट रीचिंग इम्पैक्ट थोड़ी है, फार रीचिंग है, ग्लोबली इंटरनेशनली हर जगह इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्या बोलते हैं फार रीचिंग इम्पैक्ट में? बस थोड़ा लिमिटेड एकदम। वैसे तो आपको बस पॉइंट याद करना है, ये अंदर का लिखना भी नहीं है ना, याद करना है। बट क्योंकि रिवीजन में आपको थोड़ा भूल ना जाओ, तो मैं लिखवा रहा हूँ दो दो लाइन, आप लिखना। एनी चेंज इन एनवायरमेंट, एनी चेंज इन एनवायरमेंट हैज डिफरेंट इम्पैक्ट, have different impact. It can be beneficial to someone and bad for another. Bad for another. तो भैया फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे। बेटा एम से लिखो सेकंड पॉइंट, मल्टी फेसेटेड। एम स्टैंड फॉर मल्टी फेसेटेड। बेटा इसके मल्टी फेसेस है, कुछ बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी होगी और कुछ के लिए थ्रेट्स। ठीक है, डिफरेंट इम्पैक्ट होंगे। अरे यार गड़बड़ कर दी क्या मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इसमें डाल दिया, सॉरी। नहीं नहीं, आप नाम चेंज कर, पर एफएमसीडी बिगड़ जाएगा फिर। आप बेटा ये वाला पॉइंट ना इसका एक्सप्लेनेशन है, सॉरी, रियली सॉरी। हाँ आप पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बेटा। आप यहाँ डाल दो मल्टी फेसेड, सॉरी।
मल्टीफेस नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और लास्ट इसमें यहाँ आ जाओ बेटा, इसकी कर लो फार रीचिंग इम्पैक्ट। नहीं आप आगे पीछे, आपको तो पेपर में याद करना है ना, आप तो एफएमसीडी से याद रखो। नहीं नहीं, हेडिंग काटना है यार, क्या पूरा की काटना है। अबे कोई नहीं, तो नाम आगे पीछे हो रहा है क्या पता। हाँ, कर दो एफएमसीडी। पहला फार रीचिंग है, सेकंड मल्टीफेस। मल्टीफेस बता दिए कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए थ्रेट है। फार रीचिंग इम्पैक्ट का इसमें लिखना environment change has a impact on organization in several ways, in several ways। तो पहला पॉइंट फार रीचिंग इम्पैक्ट है, सेकंड पॉइंट एम से मल्टीफेसेटेड है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी किसी के लिए थ्रेट। एफएमसी बेटा सी से लिखना कॉम्प्लेक्स। कैसा मेथड है बेटा, कैसा प्रोसेस है भाई? इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है समझना, इतनी इजीली आपको आएगा नहीं समझ, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सी में लिखेंगे environment is very complex, environment is very complex, comma, it is easier to understand in part, it is easier to understand in parts, comma, but difficult to understand in totality। पूरा इन्वायरमेंट जब टोटालिटी में आता है तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो एफएमसीजी पहला मल्टीफेस है, एम से क्या हो गया, सॉरी एफ से हो गया फार रीचिंग, एम से हो गया मल्टीफेस, सी से कॉम्प्लेक्स और डी से डायनामिक। इट इज वेरी डायनेमिक। इसमें बेटा बहुत चेंजेस आते हैं, डेली बेसिस पे चेंजेस आते हैं, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसमें। डी से क्या हो गया डायनेमिक। डायनेमिक में लिखेंगे एनवायरनमेंट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, एनवायरनमेंट डेली बेसिस पे चेंज होता है, एनवायरनमेंट इज चेंजिंग चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंड चेंजिंग इट्स शेप एंड कैरेक्टर। बेटा आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मल्टी फेज फार रीचिंग इम्पैक्ट है, मल्टी फेज है, कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक। एफएमसी दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। चल चल आधा बंद कर दो यार, ये आवाज कर, फिर मुझे ना थोड़ा पिच हाई करनी पड़ता। पीछे वाले ये वाला क्यों नहीं चला, ठंड लगती तुम्हें? अब तुम देख लो अपने पढ़ो, आ जाओ भाई। 4 बजे की बाइक पे चल, तो 4 4 बजे राइड पर क्रिकेट, आ जाओ भाई। अरे नेक्स्ट हेडिंग बस, लड़ाई नहीं, लड़ो मत याद, देखो लड़ना है फिर ढंग से लड़ो, बिल्कुल प्रॉपर बाल पकड़ के एक दूसरे को मारो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कह रहे भैया बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले वाली बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स थी एफएमसीजी, एफएमसीडी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अब ये है इंपॉर्टेंस। इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, देखते कुछ बन पाए तो बना देंगे अभी। पहला लिखना बेटा, पहला लिखना, अगर आपने इन्वायरमेंट की स्टडी कर ली तो उससे बेनिफिट पता क्या होगा, पहला डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बेटा आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को क्या कर लोगे,
डिटरमाइन कर लोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, जो अभी कर रहा है कोई बंदा, वो है बेटा बैंक्स। वो है बैंक्स। बैंक्स को पहले ही पता है कि बेटा फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो लोग अपनी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। डिमांड ज्यादा करने के लिए लोगों के पास मनी सप्लाई क्या होना चाहिए, तो लोग अकाउंट में पैसे रखेंगे, अपने पास कैश होल्ड करेंगे। तो यानी कि उन्हें पता है कि भैया अभी ना करंटली हमारा आउटफ्लो बहुत ज्यादा आएगा सेविंग्स पे, तो जान के बैंक्स अपने रिजर्व्स को क्या कर रहे हैं, हाई रख रहे हैं। अगर वो ज्यादा पैसा लोन में दे देंगे, उनकी तो लंका लग जाएगी भाई, समझ रहे मेरी बात। तो वो जान मुझ के रिजर्व मेंटेन करे हाई, क्योंकि हमें पता है भाई अभी फेस्टिव सीजन है, लोग एक्सपेंसेस करेंगे दबा के। क्या ये आपने अपने जो आगे फ्यूचर में थ्रेट आने वाला था, उसको आपने अभी से आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो कह रहे आप डिटरमाइन कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट लिखना बेटा। सेकंड, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट सही से कर लिया तो क्या होगा, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को क्या देता है, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का डायरेक्शन देगा आपको, क्योंकि आप ऑब्वियसली थ्रेट्स को असरटेन कर लोगे, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लोगे, अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाओगे, तो आपको ग्रोथ होगी ऑब्वियसली। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट नंबर 3, बेटा ये ना एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है। भाई एक बात बताओ, अभी मैंने ऊपर बताया था इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स और चेंज होता रहता है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया और पॉलिसी बना के बैठ गया, तो वो पॉलिसी पूरे 10 साल चल जाएगी क्या, डायनेमिक चेंज आएगा। तो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा और लर्न करके पॉलिसीज को भी उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये ना वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो आपको नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होगी एनवायरनमेंट की। फोर्थ बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट से इमेज बिल्डिंग होती है। क्या होती है बेटा, ब्रांड बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपका ना मैगी पे अभी लेड का केस हुआ था। जैसे ही मैगी पे लेड वाला सिस्टम हुआ ना, उसी टाइम पतंजलि ने अपने आटा नूडल्स लॉन्च कर दिए। उसी टाइम पतंजलि भी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है ना, टूथपेस्ट साबुन वगैरह सब। उसी टाइम और पता क्या करा, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट। उसके ना आप पैकेट देखना पतंजलि का ग्रीन कलर है, और नोटिस करना पैकेट ग्रीन कलर का है। वो येलो पिंक ऑरेंज कोई भी कलर ले सकते थे, ग्रीन की नहीं है, पता है क्योंकि ग्रीन ना इज अ सिग्नल या सिंबल ऑफ हेल्थ। ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ, बड़ा बड़ा लिख दिया, ग्रीन पैकेट बना दिया, बड़ा लिख दिया आटा नूडल्स। उस आटे में मैदा मिक्स होगा, जो भी हो मुझे नहीं पता, अंदर कुछ भी हो, देखो है तो भाई गलती है, तो बेकारी नूडल्स वूडल्स वो तो हम खाते दबा के मजा आता है, लेकिन है तो गलती। तो बेसिकली उसने क्या करा, उसने अपनी इमेज बिल्ड करी। उसे पता लग गया भाई वहां पे गड़बड़ हो गई, अब वहां के कस्टमर छोड़ेंगे, तो उसने अपनी इमेज ही हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए बिल्ड कर दी। उसने देखा ना मार्केट में गैप क्या है, उसने उसी के लिए इमेज बिल्ड कर दी। समझ लिया। पॉइंट नंबर 5 लिखो, इंपॉर्टेंस क्या है पहली, लास्ट लास्ट लिखेंगे बेटा, मीटिंग कंपटीशन। अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो आप कंपटीशन को मीट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप पे एडवांटेजेस आ जाएंगे अच्छी। अगर आपने एनवायरनमेंट स्टडी करा है तो बेटा आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले सकते हो ना, अपने कंपटीशन से ज्यादा बेटर कर सकते हो, चेंजेस अच्छे कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से स्टडी करा हो। तो मैं दो बेसिस लेता हूं, अगर एक कंपटीशन है जो कि मान लो उसने एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करा, तो ना अपने कंपटीशन को मीट नहीं कर पाएगा, उसका कंपटीशन चेंजेस करेगा, उसे समझ नहीं आएगा क्या करना है। लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बैठे हो तो आप बहुत अच्छे से चेंजेस करोगे, कंपटीशन मीट करोगे। बेस्ट एग्जांपल कोक एंड पेप्सी। पेप्सी जो कोक है, कोक बहुत अच्छे से मामला चल रहा था, बहुत बढ़िया, लेकिन बीच में पता नहीं लोगों को ना हेल्थ कॉन्शियस लोग कि भाई शुगर है, शुगर है, शुगर है, तो कोक ने बेटा अपॉर्चुनिटी में क्या उठा लिया, फायदा, डाइट कोक। जैसे ही कोक ने डाइट कोक निकाली, पेप्सी ने एनवायरमेंट स्टडी करा, उसने निकाली पेप्सी जीरो। ब्लैक कलर का कैन होता है पेप्सी जीरो, नो शुगर। ये क्या है भाई, एनवायरमेंट स्टडी करके कंपटीशन मीट कर रहे हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है जो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के ले सकते हो। पहला क्या, अपॉर्चुनिटी थ्रेड को डिटरमाइन कर लोगे, क्या देता है आपको, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। एक डायनेमिक है तो आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इमेज बिल्ड कर सकते हो आप इससे, और लास्ट क्या बोला, कंपटीशन मीट कर सकते हो, एडवांटेजेस ले सकते हो ओवर योर कंपटीशन। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ बेटे, मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसमें कुछ बन रहा है क्या, मैंने कोशिश करी थी आपके लिए बनाने, कुछ बन रहा है क्या, कुछ दिमाग चलाओ।
बेटा आपको पता है जब आप एसएम पढ़ोगे ना एसएम उसमें ना ये जो जैसे ही चल रहा है ना चैप्टर यही पूरी बुक में ये दिख रहा है आपको कैसे चैप्टर चल रहा है इसमें कुछ समझना है लर्न करना है। अब सोचो जब ये पूरा 150 पेज 200 पेज 300 पेज की बुक होगी ऐसी पढ़ लो आप लगता है आपको बेटा पूरी बुक में ना पूरी बुक में ऐसे पढ़ाता हूँ मैं ऐसे सिर्फ सिर्फ वो शॉर्टकट्स और आपको यही याद रहेंगे इससे लिटरली बता दो जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे भाई टचवुड वो टीचर इतने अच्छे थे उन्होंने भाई पूरी बुक की पूरे एक एक उसकी शॉर्ट कीज बनाई हुई थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से करा हुआ था तो मुझे ये चीज समझ आई कि भाई ऐसे ही याद हो पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है तो आप बनाना मैं ट्राई करूंगा इसका बनाने का कुछ CID। हाँ भाई कुछ तो बन रहा है CID DM। हाँ ऐसे ठीक है CID DM DM इज IAS। अबे हो तो अच्छा रुको CID में क्या हो गया पहला CID में कॉन्टिन्यूस लर्निंग है इमेज बिल्डिंग है और डी यार डी ना है नहीं कुछ ओ चाहिए अपने को OT। हाँ और लगा दो तू लगा अपनी कॉपी में हाँ अच्छा क्या लगा हाँ रुक जा क्या बोला तूने आगे बढ़ो बेटा आगे नहीं दिमाग में आता तो यार नहीं इसने कुछ बताया है बस बस भाई लॉन्डन ने कुछ बताया अच्छा कुछ अच्छा बताया चलो करते हैं इसको चैप्टर के बाद ट्राई करते हैं करते करते अगली हेडिंग डालो अगली हेडिंग डालो नेक्स्ट हेडिंग आओ आ जाओ बस चैप्टर खत्म होने वाला है जल्दी से बस अभी स्टार्ट ही हो रिलेशन नहीं छोटा सा है बस छोटा सा है हाँ हिम्मत बनाए रखो हौसला मत तोड़ना रिलेशनशिप बिटवीन बेटा देखो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ले आया मैं रिलेशनशिप तुम्हें रियल लाइफ बेटा तुम्हें जिंदगी में तो मिल नहीं पाएगा तो यहीं देख लो एंड इट्स एनवायरमेंट सुनो सुनो ध्यान से बस 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 बेटा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट पता क्या बोल रहा है मुकेश जी कह रहे हैं देखो ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट जागृति ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में क्या बेटा और भाई देखो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगा या इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देगा बेटा दोनों गिव एंड टेक प्रोसेस है एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे इन्वायरमेंट के लिए और एज एनवायरमेंट वो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन उसके इवेंट्स आपको इंपैक्ट करेंगे आपके इवेंट्स उसको इंपैक्ट करेंगे जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो आप इन्वायरमेंट तो इन्फ्लुएंस करेगा ही रिवर्ट में एग्जांपल दू जियो जियो एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन जियो के आने से क्या इन्वायरमेंट इंपैक्ट नहीं हुआ पूरा इन्वायरमेंट इंपैक्ट हो गया तो ये ना बाइलेटरल है एनवायरमेंट में चेंज आने से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाओगे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज एनवायरमेंट को चेंज कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है दोनों ना काफी चीज एक्सचेंज करते हैं तो इसके लिए भी हम चित्रकलाओं का प्रयोग करेंगे आपको समझाने के लिए ठीक है तो आप ड्राइंग बना लेना अगर आपको अच्छा लगे वैसे याद रहेगा सिंपल है बेटा यहाँ पे हम बनाएंगे चित्रकला बेटा ये क्या है बताओ जल्दी से GMCID भाई बंदे ने बोला GMCID बेटा मुझे ना डी नहीं चाहिए यहाँ पे मुझे कीवर्ड में ना ये चाहिए ओ देखो सी देखो GM तो बन गया डी डी का है तुम CID के पीछे मोजिक अच्छा पारुल ने कुछ नया दिया रुक जाओ ओ भाई हाँ नहीं मोजिक बढ़िया है भाई मोजिक बढ़िया है मैजिक का मोजिक ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे मोजिक दिस इज नाइस पारुल नाइस बेटा आप इसे करेंगे मोजिक ठीक है मोजिक मोजिक इज व्हाट मोजिक इज मीटिंग ऑफ कंपटीशन पहला पॉइंट O stand for opportunities and threats. This is opportunity threats. G stand for giving direction for growth.
और फिर आई स्टैंड फॉर इमेज बिल्डिंग, और लास्ट आपका सी बेटा कंटिन्यूअस लर्निंग। दिस इज गुड बेटा। मीटिंग कॉम्पिटिशन सारे पॉइंट कवर हो गए। नाइस पारुल, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ बेटा अगले में। बेटा बस गेम खत्म हो गया, बन गया। अब आप अपनी कॉपी में बना लो। अच्छा सुनो सिमरन, ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। दिस इज बिजनेस, या बिजनेस को क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या समझो, सुनो सुनो ध्यान से। ये जो बिजनेस है ना बेटा, ये जो बिजनेस है ये ना, ये ना साइकिल फॉर्म करता है अपने अंदर ही। ये साइकिल है, इसके इंटरनल साइकिल है बेटा इसके अंदर। अब देखो ये बिजनेस है सेंटर में, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बोल लो, और इसके आसपास ये क्या है बेटा, इसके आसपास क्या है, एनवायरमेंट। अब ये जो है ना, ये साइकिल देख रहे हो आप, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट को कुछ देता है और ऑर्गेनाइजेशन से वापस एनवायरमेंट रिवर्ट चलता रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन या एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन। सर अब ये कुछ क्या है समझो, दिस इज एनवायरमेंट, ये भी इसके साइड में एनवायरमेंट, ये पूरा एनवायरमेंट है आसपास। बस ऐसे चित्रकलाओं में खेल जाएंगे बेटा हम, आपको पॉइंट याद रहेंगे। पहला बेटा यहां लिखना, सबसे पहले होता है, तीन चीज आती है ठीक है। पहला होता है पॉइंट नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। बेटा बिजनेस और एनवायरमेंट के बीच में पहला एक्सचेंज किसका होता है भाई, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज देगा, और रिसोर्सेज जो है वो एनवायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरमेंट फ्लो करेंगे। इसके साथ साथ सेकंड जो चीज है, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ, जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन ही फ्लो हो, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरमेंट पे रिवर्ट भी जा सकती है। क्लियर है, तो दोनों साइड से जा रहा है। तो पहला रिलेशनशिप इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, इनके बीच में एक्सचेंज किसका होता है, रिसोर्सेज का। सेकंड एक्सचेंज किसका होता है, इंफॉर्मेशन का। और बेटा ये थर्ड रिलेशन जो है ना, दोनों आपस में एक दूसरे को करते हैं इन्फ्लुएंस एंड पावर। दोनों एक दूसरे की पावर है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ बनाओ 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 बनाओ, चित्रकलाओं से करना बेटा। ठीक है अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, पर आप पहले बना लो थोड़ा। बस बस शांत, बस बस सिमरन जी नोट करो ना प्लीज जल्दी। बेटा अभी लिखवा रहा हूँ। मतलब बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। हाँ इन्फ्लुएंस होते रहते हैं आपस में। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, अरे हाँ इन्फॉर्मेशन भी भाई, मार्केट में एक बिजनेस जो है वो अपने एनवायरनमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है, और बाहर की इन्फॉर्मेशन वो खुद देता है, क्योंकि आप पॉलिसीज ही उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना। अब भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, अब इसका प्राइसिंग तो मैं मार्केट या एनवायरमेंट से डिटरमाइन करूंगा ना। अब मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपए और मैं रख रहा हूँ 500 रुपए, बिक ही नहीं पाएगा, तो मुझे एनवायरमेंट से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जब कोई अदर कॉम्पिटिटर होगा तो मेरे से लेगा, तो मैं एनवायरमेंट को इन्फॉर्मेशन दूंगा भी और एनवायरमेंट से इन्फॉर्मेशन दूंगा भी। तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होगा, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, और इन्फ्लुएंस एंड पावर होगा। तो इसमें 3 पॉइंट डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 देना बेटा, मिशन इंफॉर्मेशन। बेटा पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट लिखना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहला लिखना बेटा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ ये पूरा बाहर है ना बेटा एनवायरनमेंट, दोनों जगह नहीं, हर जगह एनवायरनमेंट है, पूरा बिजनेस के बाहर जो भी है वो एनवायरनमेंट। पहले लिखो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें लिखेंगे बेटा वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट based on which we use information for प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो भैया कह रहा है हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और जिसके बेसिस में
हम प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं? नहीं सर, फुल स्टॉप के बाद लिखना वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन टू सेवरल एजेंसीज, वी ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन टू सेवरल एजेंसीज। तो भाई मैं बिजनेस करने के लिए काफी बाहर एक्सटर्नल लोगों से इंफॉर्मेशन लूंगा और कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, तो एनवायरमेंट से इन भी आता है इंफॉर्मेशन का, आउट भी जाता है बिजनेस। पॉइंट नंबर 2 लिखो, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। अरे भैया अगर मुझे बिजनेस करना है तो बेटा बिजनेस करने के लिए मुझे इनपुट चाहिए होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ये सारी चीजें चाहिए ना, वो कहां से आएंगी? सब कुछ मेरा हो जाएगा क्या? भाई लेबर, भाई मैं अकेला काम थोड़ी करूंगा, मुझे बंदे चाहिए ना, तो वो एनवायरमेंट से तो आएंगे। सेम जो मैं प्रोडक्ट दूंगा, गुड्स एंड सर्विस मैंने प्रोड्यूस करा, फॉर एग्जांपल मैं लकड़ी बनाता हूँ, अब मैं बिल्कुल रॉ एकदम पेड़ लाता हूँ, उसको एकदम काट वाट के आराम से बढ़िया करके प्रॉपर फट्टे बना लो लकड़ी के, अब वो जो मेरा आउटपुट है वो किसी और का एक्सटर्नल फोर्सेस में इनपुट भी तो होगा, फर्नीचर वाले की तो वही इनपुट है, तो मैं एनवायरमेंट से रिसोर्स लेता भी हूँ और एनवायरमेंट को रिसोर्स देता भी हूँ। क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स में लिखेंगे बेटा, वी ऑब्टेन 5 M's, वी ऑब्टेन 5 M's, कौन कौन से? मेन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल। 5M ब्रैकेट क्लोज, from the environment and produce product and produce products and services for the environment। तो हम environment से रिसोर्स लेते हैं और हम जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो हम एनवायरमेंट को देते हैं, तो वो किसी और के लिए रिसोर्स होगा भाई। क्लियर? और लास्ट बेटा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स, और लास्ट है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। लास्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। बेटा इन्वायरमेंट से कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हम अपने इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं environment will influence the business and sometimes environment will influence the business and sometimes business is in a position to control the environment। ये ना sometimes ही होता है, और मैंने एग्जांपल क्या दिया था इसका, जियो। जियो जो है उसने अपने एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी पॉलिसी से, इतना स्ट्रॉन्ग था। तो कभी कभी होता है बट होता है। तो ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरमेंट में क्या हो गया, रिलेशनशिप। 3 तरह के एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस एंड पावर। कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार रिपीट करें वापस से। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बिजनेस एनवायरमेंट से भी पहले डार्विन की थ्योरी बताई। उसने बोला भैया ना स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करेगा, ना फिटेस्ट, ना इंटेलिजेंट। सर्वाइव वो करेगा जो चेंज को क्या कर ले, अडॉप्ट। चार्ल्स डार्विन ने बोला। अब डार्विन भाई के बाद हम आए बिजनेस एनवायरमेंट पे। तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या है बेटा, साइलेंट कर लीजिए। वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेज है जो बिजनेस के डिसीजन, उसकी स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज को अफेक्ट करेगी, इंपैक्ट करेगी। फिर 2 लोग आए, है ना, 2 बंदे आए थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी, ग्लूक और जॉश। ग्लूक और जॉश ने बोला कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो किसी बिजनेस के लिए आता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे या फिर थ्रेट। बाकी ने पेस्टल एनालिसिस बताई, हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है आपको एफएमसीडी। एफ से मतलब क्या है, फार रीचिंग इंपैक्ट होता है। एम से क्या है बेटा, मल्टी फेस है। सी से कॉम्प्लेक्स, डी से डायनामिक। फिर हमने एक और बनाया मॉजिक। मॉजिक से मीटिंग ऑफ कंपटीशन। O stand for opportunity and threat. G stand for giving direction for growth. I stand for image building और C stand for continuous learning। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद अपन है ऑर्गेनाइजेशन, उसके एनवायरमेंट में रिलेशनशिप। तो 3 पॉइंट है बेटा। सबसे पहला
कि भैया वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है रिसोर्स, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज करता है इन्फ्लुएंस एंड बहुत बढ़िया। बना सकते हो, लिख लो RIP। कैसे कैसे वर्ड बता रहे हो बेटा तुम, मैंने तुम बनाया था शॉर्ट टर्म बनानी है, लेकिन ऐसे नहीं बनानी ना तुम। चलेगा भाई आगे, कितने 2 बजे है ना, क्या हो गया, 12 मिनट के 10 मिनट तो ऊपर नीचे भी होंगे, आधा घंटा है अभी तो। और तुम्हें मेरा 10 मिनट मैंने पता है, मेरा 10 मिनट मतलब 20 मिनट, तुम्हें तो 1-1.5 घंटा है। नहीं नहीं, चलिए आ जाओ भाई। अगेन बेटा, आगे क्वेश्चन, अगले अगला हेडिंग डालो, नेक्स्ट सेपरेट हेडिंग, छोटे छोटे हेडिंग है बस, छोटे छोटे। जागृति जी फोकस, फोकस। बेटा मैं फोकस यू लाइफ में, आप फोकस हो जाओ बस। पूछ रहे बेटा, मीटिंग रिजॉइन कर लो फुर्ती में फटाफट। हेडिंग डालो भाई, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, हेडिंग डालेंगे। हम बैठे हैं ना, बंद करो। 17 नवंबर भाई, 17 है भाई, झूठ बोल रहे हो। कल्ट की मेंबरशिप ले लिया मैंने 17 नवंबर से 3 महीने की भाई, 3 महीने की 8,000। लाजपत नगर में एनी टाइम फिटनेस है, मुझे नहीं पता, होगा बहुत कुछ होगा। लाजपत नगर में तो सब कुछ है। हाँ तेरा सब कुछ नहीं बोल रहा मैं, जिम की बात हो रही है, यहाँ पे जिम की बात हो रही है। खुश होके बोल रहा, कह रहा वो तो वहां तो सब कुछ है, वो तो जन्नत है। अरे यार वहाँ दोस्त दोस्त बस बस, नहीं मेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड। हाँ बकवास कर रहे हैं। हेडिंग, जागृति जी फोकस, इन्वायरमेंट स्कैनिंग भाई, हेडिंग डालो, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसका पीछे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेटा। अब वो क्या बोल रहा है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है भाई, नाम से पता लग रहा है आपको अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, स्कैन, नजर बनाए रखो। इन्वायरमेंट में जैसे कोई चेंज आए, अब इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स हमें बताने कौन से। इन्वायरमेंट में जैसे चेंज आए उसे स्कैन करो, आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो। तो ना क्योंकि ऑब्वियसली डायनेमिक प्रोसेस है ना, तो आप ना ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको कॉन्टिन्यूसली स्कैन करते रहना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन ट्रेंड्स को स्टडी करते रहना पड़ेगा, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देख के चलना पड़ेगा हर बार, तो स्कैन करके रखना। लिखो बेटा इसमें डेफिनेशन पहले, कह रहा भैया इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग सॉरी, या इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर लो। इन्वायरमेंट स्कैनिंग shall bring out, shall bring out some of the very interesting aspect, भाई एक आधे बंदे में कूटना पड़ेगा, तगड़ा तरीके से कूटना पड़ेगा एक आधे में। एक एक दो हफ्ते के लिए सेट हो जाओगे, थोड़े दिन के लिए। जागृति जी फोकस, फोकस चल रहा है तुम्हारा। शुभांगी तो सारा लिख लेती है, तुम बातें करते रह जाते हो, तो लिखने दो ना, फिर उसे आराम से क्यों बातें कर रहे हो उससे। हाँ, environment scanning shall bring out some of the very interesting aspect of the environment। भाई स्कैन करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, बकवास कर रहे हैं फालतू, ये इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर्स which are an outcome of environmental scanning are, बेटा इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कह रहा भैया देखो, जब आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करोगे ना,
तो आपको 4 आउटकम मिलेंगे। कितने आउटकम मिलेंगे बेटा? 4। क्या आउटकम मिलेंगे? नंबर 1 बेटा, आपका आउटकम जो रहेगा 1 2 3 4, आपका आउटकम रहेगा बेटा क्या? सबसे पहले आपको रीसेंट के इवेंट्स पता चल जाएंगे कि अगर मैं एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा हूं डेली बेसिस पे तो मुझे इवेंट्स की नॉलेज रहेंगी, क्या चल रहा है मार्केट में। मुझे ट्रेंड्स की नॉलेज रहेगी। ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मैं जो है कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस सब मेजर करके रखूंगा। मुझे इश्यूज का पता होगा कि क्या क्या इश्यूज मार्केट फेस कर रहा है, और एक्सपेक्टेशंस, और क्या होंगी बेटा? मार्केट से एक्सपेक्टेशंस। 4 बात। ठीक है, अब इसमें इसमें ना बस एक कोट है, ट्रेंड या 4 पॉइंट याद रखना। अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का इनमें से कौन सा आउटकम नहीं है? इवेंट्स, ट्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस और इश्यूज। इसमें ट्रेंड्स में एक लाइन याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। ट्रेंड में पता है क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स में ये होता क्या है? इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, नहीं औरों में नहीं लिखना। अगर आपको लग रहा है आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन क्वेश्चन इसी से बना है, 2-3 बार आया पेपर में, मॉड्यूल में भी इसी से, स्कैनर में भी इसी से, ट्रेंड से ही बना है। जनरल टेंडेंसीज, ट्रेंड्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है जनरल टेंडेंसीज और कोर्स ऑफ एक्शन जागृति along which events take place, along with events takes place। ये सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बनता है। देखो, ट्रेंड्स आर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स। आप अपनी मॉड्यूल में खोलोगे, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 या 6 या 7, 5 मतलब इनिशियली टॉप 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा, ट्रेंड्स आर रिलेटेड टू डैश, ट्रेंड्स आर रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स। ठीक है, तो वो आपको इवेंट्स बताएगा, ट्रेंड्स बताएगा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, इश्यूज बताएगा, एक्सपेक्टेशन बताएगा। ठीक है, इश्यूज में वन वन वर्ड बता देता हूं फिर भी। इश्यूज में आप लिख लो करंट कंसर्न्स। इश्यूज क्या होते हैं बेटा? करंट कंसर्न। बेटा ऐसे बोलता रहता हूँ, करंट कंसर्न्स। थोड़ा सा लिखना था, ब्रैकेट में लिखना। अच्छा तुमने ज्यादा 4 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक इट। कोई नहीं, क्या कर दो, देख लेंगे बाद में भी। जब तो नहीं गए तुम। अच्छा, करंट कंसर्न्स दैट अराइज, डिवीजन करवाया था मैंने, मैं बाहर गया, तुम पता नहीं क्यों बाहर जाते हो। इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। तूने पूरा भर दिया था क्या लाइन? सही तो है। चलो चलो बस बस बस, नहीं ठीक है भाई, अभी लिखवा दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ये हो गया क्लियर? तो पहला मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट करा दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस के बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप बताया, RIP, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बता दिया, उसके 4 आउटकम बता दिए। ट्रेंड वाले को स्पेशली याद रखना, इंपॉर्टेंट बना के हाईलाइट कर लो। अब आ जाओ जिससे क्वेश्चन 100% आएगा, 100% गारंटेड। हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सुनना सुनना ध्यान से, पेज को कर लीजिए हॉरिजॉन्टल करेगा,
वर्टिकल में आ जाएगा, हाँ वर्टिकल में आ जाएगा, वर्टिकल कर लो, चलो वर्टिकल करो, वर्टिकल ना 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 साथ में, इतना कुछ बड़ा नहीं है। शांति बनाए रखे बेटा कृपा करके। हेडिंग डालो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। मैथ्स की क्लास कितने बजे तुम्हारी? कंपोनेंट्स ऑफ, अरे शांति रे बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट में जागृति जी, बिजनेस अरे मैं अरे मैं बोल रहा था जागृति जी, बिजनेस इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं। जागृति जी कितने कंपोनेंट होते हैं? नॉर्मली बुला रहा हूँ, गुस्सा हो रहा है यार, मैं तो नॉर्मली बोला था जागृति, गुस्सा चलो जागृति, तुम्हें अभी तो बोलने के लिए बोला ही नहीं यार, तुम ऑफेंड, मैं भाई चलो चलो चलो, बिजनेस एनवायरनमेंट के बेटा गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन, लाइन के सेंटर में लिखो बिजनेस एनवायरनमेंट, लाइन के सेंटर में लिखो बिजनेस एनवायरनमेंट। जागृति जी से भाई आज के बाद जोक नहीं मानना, जागृति जी गुस्सा हो रही है भाई, बाहर बगल लगी जागृति की, सर इधर आओ कैसे। चलो भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट को दो, बस बस बस, खत्म, जो खत्म, दो पार्ट में डिवाइड करो भाई, जल्दी से जल्दी से। इसकी भी मस्त एकदम तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म बनाई है, ठीक है यार, एक एक कंपोनेंट बेटा, एक एक कंपोनेंट आपको याद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। किसके नीचे? वर्टिकल कर लो, वर्टिकल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल कर लो दो। हाँ उनमें थोड़ा डिवीजन चलेगा बट नहीं होगा, आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, कोई नहीं, आप हॉरिजॉन्टल बना लो। इंटरनल तुमने वैसे ही पेज में करा है तो कॉपी में तो करना ही, घर जाके नहीं नहीं चिपकाने के लिए करा है। ये देखो चलाएं बच्चे, ये ऐसे करिए चिपकाने के लिए आगे पीछे, तो जब तक मुझे फाड़ोगे और चिपकाओगे। अच्छा यहाँ से चिपका, नाइस नाइस, नहीं आई रिकमेंड कि आप दोबारा बनाओ, मजा आएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, शांत बेटा, अभी आप लिखते रहो आराम से, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल, थोड़ा ना इनके इनके बारे में लिख लेते हैं पहले हम, थोड़ा सा बस, तीन तीन चार चार वर्ड्स वर्ड्स पहले एनवायरनमेंट में लिखना, साइड में आपके राइट साइड लेफ्ट साइड स्पेस खाली हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट में लिखना, कंसिस्ट ऑफ all the things affecting the business, consist of all the things affecting the, बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। अब ये होता है दो टाइप का, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, इसमें लिखना बेटा, फैक्टर्स, फैक्टर्स which directly affect, which directly affect the day to day functioning, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ फर्म। बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं जो, वो फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट डालेंगे, और ये ना इंटर फर्म के अंदर है, अगर ये फर्म के अंदर है तो क्या इनको कंट्रोल करना, किया जा सकता है कंट्रोल, मतलब दीज एनवायरनमेंट्स आर टेक्निकली अवॉइडेबल, अगर आप इनको ढंग से कंट्रोल करोगे तो अवॉइड कर सकते हो इनसे होने वाला लॉस को, तो दीज आर इंटरनल एनवायरनमेंट जो इंटरनल है, डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। एक्सटर्नल क्या होता है बेटा, ये वो फैक्टर्स है जो ना इंटरनल नहीं है, बिजनेस के एक्सटर्नल है, ये डायरेक्टली आपके बिजनेस को टारगेट नहीं करेंगे, तो पूरे एनवायरनमेंट को टारगेट करेंगे, उसमें जो जो टारगेट हो जाए। कोविड का आना किसी पर्टिकुलर टारगेट थोड़ी था भाई, वो क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। आज जो है इजराइल में वॉर हो गई, कैसे फैक्टर है, एक्सटर्नल। इंटरनल आपके फॉर्म के अंदर है, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा,
एक्सटर्नल क्या है, लिखो फैक्टर्स, फैक्टर्स decide the overall direction, comma thinking of the firm, thinking of the firm। बेटा एक एक कंपोनेंट ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें से कौन सा इंटरनल है, इनमें से कौन सा इंटरनल नहीं है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल पे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन इंटरनल में जाने से पहले हम एक्सटर्नल के दो पार्ट बना देंगे। एक्सटर्नल के, इंटरनल में बस आपको थोड़ा सा स्पेस रखना है, एक लाइन का एक पेज रखना कंपोनेंट लिखने के लिए। एक्सटर्नल में आपको थोड़ा, नहीं इंटरनल में कोई बाइफरकेशन नहीं है। एक्सटर्नल को आप दो पार्ट में डिवाइड करो। एक करेंगे आप माइक्रो इन्वायरमेंट, बेटा एक करना माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट, और एक करना मैक्रो इन्वायरमेंट। कर रहा हूँ बेटा, कसम कर रहा हूँ, जल्दी करो। अच्छा ये माइक्रो मैक्रो का है। पहली बात तो बेटा देख भाई, माइक्रो मैक्रो दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाओ, पॉइंट लिखो फटाफट, ये लास्ट टॉपिक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। और नेक्स्ट आपके बेटा सीएमए वाले सारे बेटा क्लास में आना है, ठीक है। सीएमए वाले सारे आफ्टरनून मैच पूरा, और सीएमए वाले सारे, इसकी अगली क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी, दो पार्ट में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो आधा जहाँ हमने कर लिया है, अब इन इन्वायरमेंट्स को हमें थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी करना है। उसके लिए हम एक क्लास लगा देंगे 1.5 घंटा। अगली जो आपकी क्लास है कल वाली, वो मैं सर से बात कर लूंगा, अकाउंट्स की आपकी बहुत शायद ना हो या कम हो, और मेजर इको की होगी, तो मैं चैप्टर पूरा निपटा दूंगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, सबके नीचे लिखवा रहा हूँ बस। बेटा इन्वायरमेंट आना माइक्रो वाले पे, हाँ जी इंटरनल, सॉरी हमारी अभी अभी 12:30 से 2 बजे तक। तो हाँ, तो मैं इको, हाँ मैं देख लूंगा, मैं सब में। इंटरनल में आओ भाई, पहला पॉइंट इंटरनल के याद रख लेना, एक एक पॉइंट, इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो मैक्रो सारे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। पहला वैल्यू सिस्टम, जल्दी लिखो यार, पहला वैल्यू सिस्टम। सेकंड लिखो बेटा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। भाई आपकी डिसीजन मेकिंग आपके मिशन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे चलेगी ना। अब रिलायंस जो है, रिलायंस बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करता है, उसका मिशन ही है अमीर बनना है, पैसा कमाना है। तो उसके जो उसके एनवायरमेंट या उसके जो इंटरनल एनवायरमेंट है, उसकी डिसीजन मेकिंग ऐसे है, वो वही काम करेगा। तो ऑन दी अदर हैंड टाटा जो है, टाटा कहता है भाई मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुझे तो भाई वेलफेयर करना है, तो उसके मिशन ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है, तो उसकी एक्टिविटीज या डिसीजन मेकिंग उस बेसिस पे होगी। तो कह रहा है ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल एनवायरमेंट है फर्म के अंदर डायरेक्टली। आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड लिखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका इंटरनल एनवायरमेंट है। फोर्थ कॉर्पोरेटिव कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर कर लो, आपकी इंडस्ट्री का आपके बिजनेस का कल्चर कैसा है, दिस इज योर इंटरनल एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बेटा इसकी मैं बता किसकी बात कर रहा है, इंप्लॉइज की। भाई आपकी कंपनी की कैसे इंप्लॉइज है, उससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ या बंद होना डिपेंड करेगा ना। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, एम्प्लॉय कैसे है। नेक्स्ट लेबर यूनियंस, और ये टेक्निकली आप नोटिस करो ना, ये सारे इंटरनल है, ये फर्म के कंट्रोल में है ना। भाई हायर तो आप ही कर रहे हो, तो आप देख के करो ना एम्प्लॉय कैसा है। मिशन ऑब्जेक्टिव तो आप फर्म कर रहे हो, देख के बनाओ कैसा बनाना है। तो ये सारे इन्वायरमेंट के इंटरनल पार्ट है, जो फर्म कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकता है, इन थ्रेड्स को हटा सकता है अगर वो ढंग से काम करे। लेबर यूनियंस, और लास्ट
फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। बस पॉइंट पॉइंट याद रखना है, थोड़ा बहुत अभी जितना काम का है वो मैं अंदर बता दूंगा अगली क्लास में। अभी आप ये पॉइंट पॉइंट सारे ऑन पॉइंट रखना, ठीक है। इंटरनल थोड़े से कम आता है, थोड़े से कम। मेन आता है एक्सटर्नल के माइक्रो मैक्रो, क्योंकि इसमें डिवीजन है। दोनों की पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लो बेटा। इसमें शॉर्ट फॉर्म आप रखना कॉस्मिक, इसकी शॉर्ट फॉर्म रखना आप कॉस्मिक, और इसकी डेप एंड जीएसटी, डेप एंड जीएसटी। क्या बेटा, इंटरनल का कोई बना नहीं मेरे से, अगर आपसे बन रहा है तो देख लो, मत कराना मत कराना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कॉस्मिक में आ जाओ बेटा, कॉस्मिक में आ जाओ। सबसे पहले पहला पॉइंट, टी स्टैंड फॉर कस्टमर्स। भाई देखो, आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है, आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है या उसका बंद होना, क्या एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं करता? लेकिन कस्टमर का होना ना होना इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल, लेकिन फैक्टर माइक्रो पे, स्मॉल लेवल पे। सेकंड पॉइंट दैट इज ओ, ओ इज ऑर्गेनाइजेशन, ओ स्टैंड फॉर थर्ड, एस स्टैंड फॉर सप्लायर। भाई अगर आपका जो सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है उस वो टाइमली ऑर्डर नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा महंगा दे रहा है या बहुत ज्यादा सस्ता दे रहा है, उससे आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। अगर मान लो टाइमली दे नहीं पा रहा, आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। सस्ता दे रहा है तो आपकी कॉस्ट कम होगी, ग्रो कर पाओगे। महंगा दे रहा है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, सही से ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो सप्लायर में इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सप्लायर इंटरनल नहीं ना, है तो एक्सटर्नल। फोर्थ लिखना एम, एम इज मार्केट। इससे क्वेश्चन आता है, इनको हम ना थोड़ा थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे, माइक्रो मैक्रो वालों को। इंटरनल से तो बहुत कम ही आता है, आज तक इतना आया नहीं है, माइक्रो मैक्रो से बहुत आता है। तो कॉस्मिक आई, फिफ्थ पॉइंट है आई, आई स्टैंड फॉर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज। और लास्ट सिक्स्थ है अगेन सी, दैट इज कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटर्स। दो सी है, एक कस्टमर एक कॉम्पिटिटर, ठीक है, कॉस्मिक। अब मैक्रो एनवायरनमेंट पे आते हैं। मैक्रो क्या है? दीज आर ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन इनका इंपैक्ट सिर्फ आपकी फर्म तक नहीं पड़ेगा, ये सब पे पूरी इकोनॉमी पे एज अ होल पड़ रहा है। जैसे सप्लायर है, भाई सप्लायर का इंपैक्ट तो मेरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा ना, कस्टमर का इंपैक्ट मेरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, कॉम्पिटिटर का इंपैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, इंडस्ट्री पे पड़ेगा। यहाँ पे पता क्या आएगा? गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी सब पे, लॉज सब पे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैक्रो में क्या है? मैक्रो हमने याद करा है डेप एंड जीएसटी। अभी कैसे वो करेगा? सबसे पहले लिख लो आप, सेकंड थर्ड, पहले होगा डीईपी और 4 5 6, दिस इज जीएसटी। डी स्टैंड्स फॉर डेमोग्राफिक। वैसे अगली क्लास में बहुत डेप्थ में बताऊंगा। डेमोग्राफिक पता है क्या कह रहा है? कह रहा है आपकी ना इकोनॉमी में डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन डिवीजन कैसे है। सर मतलब, अरे आपकी इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन का डिवीजन है, ज्यादा मेल है तो आप उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाओगे, ज्यादा बच्चे हैं छोटे तो आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओगे, ज्यादा फीमेल है तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाओगे। समझ हो? बच्चों के लिए खिलौने बनाओगे। तो डेमोग्राफिक जैसे है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? डेमोग्राफिक जैसे है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे। पहला बेटा ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, ये आपने पढ़ा हुआ है, याद आपको इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। अब आपका इकोनॉमी का क्या सिस्टम है, क्या उससे आपकी बिजनेस में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? पी स्टैंड फॉर बेटा पॉलिटिकल एंड लीगल, पॉलिटिकल एंड, ये दो है वैसे टेक्निकली बट एक ही में डाला हुआ है। पॉलिटिकल एंड लीगल, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या बना रही है, लॉस कैसे बन रहे हैं, उसका भी इंडस्ट्री और पूरी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ता है। जी स्टैंड फॉर, ये है बेटा ग्लोबल, ये मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है। एस इज योर सोशो कल्चरल, सोशो कल्चरल। और टी स्टैंड फॉर
टेक्नोलॉजिकल। तो दिस इज योर पूरा का पूरा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स टिप्स पे रखिएगा, टिप्स पे पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की कार्यवाही स्टार्ट करेंगे आपसे कल की क्लास का टाइम आपको अपडेट में मिल जाएगा। आई होप बेटा क्लियर है ना इतना? नोट्स आपने प्रॉपर्ली बनाया ना सही से, एकदम सही बेटा, सीएमए वाले सही एकदम। चलिए, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, चैप्टर को रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, पॉइंट्स को लर्न करना है, और बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चन करने सारे आपके में जितने हो, नहीं मिले तो सीए वालों पे आ जाना, 50 क्वेश्चन।